उस रात गांव का सन्नाटा सामान्य नहीं था। गर्मियों में भी हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। लालता रोड की सुनसान सड़क के किनारे लेदुआ महुआ का विशाल टेढ़ा मेढ़ा पेड़ अंधेरे में ऐसे खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रात के करीब 10:30 बजे उसी रास्ते पर तेज रफ्तार से एक बाइक बढ़ रही थी। उस बाइक पर शहर से लौट रहे स्वीटी और राज बैठे थे। राज बाइक चला रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर जा रही थी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि अंधेरे में कोई है जो उन्हें चुपचाप देख रहा है। स्वीटी, मुझे लगता है हमें यहाँ से थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन ये रास्ता आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे यार राज, तू हर बार यही डरने वाली बातें करने लगता है। यहाँ कोई घना जंगल नहीं है, ये तो सीधा गांव को जाने वाला रास्ता है और हम लोग पहले भी कई बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं। राज ने बाइक की स्पीड थोड़ी कम करते हुए सड़क के दोनों तरफ फैले अंधेरे को घूरते हुए धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, हम अब लेदुआ महुआ के पास पहुंचने वाले हैं और तू अच्छी तरह जानती है कि गांव वाले उस पेड़ के बारे में कैसी कैसी डरावनी बातें करते हैं। कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अरे वही चुड़ैल वाला पेड़ है ना, जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन सच बता, क्या किसी ने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा भी है या बस लोगों ने डर फैलाने के लिए कहानियां बना रखी हैं? मेरे दादा कहा करते थे, जिसने उस पेड़ के पास कुछ देखा वो कभी गांव लौटकर उस कहानी को पूरा बता नहीं पाया, और जो लौटे भी उनकी आंखों में ऐसा डर बस गया था कि वे पूरी जिंदगी उस रात का नाम सुनकर कांपने लगते थे। इतना सुनते ही बाइक अचानक झटका खाकर धीमी हो गई। राज ने घबराकर एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन बाइक की स्पीड और कम होती गई। ये क्या हो गया? बाइक अपने आप स्लो क्यों हो रही है? मैंने तो एक्सीलेटर पूरा दबा रखा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। बाइक अचानक पूरी तरह से रुक गई। दोनों बाइक से उतरे। स्वीटी ने चारों तरफ देखा, सड़क पूरी तरह खाली थी। अचानक हवा का तेज ठंडा झोंका आया। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जबकि कुछ सेकंड पहले तक हवा बिल्कुल शांत थी। स्वीटी की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, राज, यहाँ पर बाइक क्यों रोक दी तुमने? अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद कह रहे थे कि इस पेड़ के पास रुकना ठीक नहीं है, और अब अचानक तुमने बाइक यहीं खड़ी कर दी। अरे स्वीटी, मैंने बाइक नहीं रोकी है। मैं खुद स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक अचानक अपने आप स्लो होने लगी और फिर बिना किसी वजह के यहीं आकर बंद हो गई। राज, 1 मिनट चुप रहो। मुझे सच में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें लगातार देख रहा है, जैसे हम यहाँ अकेले नहीं हैं। अचानक पेड़ की ऊपरी टहनियों से धीमी धीमी हंसी की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि वो सच में है या सिर्फ डर का भ्रम। राज कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां सामने? आओ, छिपकर देखने की कोशिश मत करो। अगर कोई मजाक कर रहा है तो अभी बाहर आ जाओ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसी पेड़ की तरफ से बहुत धीमी लेकिन रूह खपा देने वाली आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इस रास्ते से दूर रहना चाहिए था। राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी उसने महसूस किया कि पीछे खड़ी स्वीटी बिल्कुल शांत हो गई है। तुम इस तरह से शांत क्यों हो गई? जैसे सांस लेना भी बंद कर दी हो। लेकिन जब उसने पीछे देखा, स्वीटी वहां पर नहीं थी। राज की आंखें फैल गईं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने जोर से चिल्लाया, स्वीटी, स्वीटी। उसकी आवाज सुनसान सड़क पर गूंजकर वापस लौट आई। राज सुनसान सड़क पर इधर उधर देखने लगा। तभी पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगी।
उसने डरते हुए ऊपर देखा और उसी पल उसकी चीख निकल गई। पेड़ की एक मोटी टहनी पर स्वीटी उल्टा लटकी हुई थी। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था और उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। स्वीटी, नीचे उतर जाओ। ये मजाक करने का समय नहीं है। तुम मुझे डरा रही हो। प्लीज नीचे आ जाओ। तभी स्वीटी का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। फिर अचानक उसके मुंह से किसी रहस्यमयी औरत जैसी आवाज निकली। तुम मेरा अगला शिकार हो। जो एक बार यहाँ आ जाता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। राज डर के मारे पीछे गिर पड़ा। वह किसी तरह उठकर और पूरी ताकत से गांव की तरफ भाग गया। राज सीधे गांव के चौपाल पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव वाले डर गए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। राज, तुम्हारा चेहरा इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? और स्वीटी तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिख रही? क्या वह रास्ते में कहीं रुक गई है? नहीं, वो कहीं नहीं रुकी। लेदुआ महुआ के उस डरावने पेड़ ने उसे अपनी टहनियों में जकड़ लिया। मैं उसे बचा भी नहीं पाया। गांव में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जाग गई हो। लगता है वो फिर से लौट आई है, जिसके बारे में हम सालों पहले सुनते आए थे। जैसे कोई पुराना श्राप फिर से जाग उठा हो। वहां ऊपर पेड़ की टहनी पर था, लेकिन वहां घना अंधेरा था, जिसकी वजह से मुझे साफ साफ नहीं दिखाई दिया। लेकिन वह इंसान नहीं था। इतना कहते ही राज जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले घबराकर उसे उठाने दौड़े, लेकिन तब तक उसकी सांस थम चुकी थी। राज की मौत के बाद पूरे गांव पर डर और सन्नाटे की मोटी परत जम गई। रात गहराती चली गई और लोग अपने दरवाजे बंद करके घरों में दुबक गए। गांव के बीच वाले चबूतरे पर बैठे कुछ बुजुर्ग देर रात तक फुसफुसाते रहे। तभी एक बुजुर्ग चिंता से भरी धीमी आवाज में बोला, इतने साल बाद फिर वही संकेत दिखने लगे हैं। इसका मतलब साया फिर से जाग उठा है, और जब भी वो जागता है अपने साथ किसी अनहोनी की आहट जरूर लाता है। राज की मौत अचानक नहीं हुई। उसने जरूर कुछ ऐसा देखा होगा जो इंसान की समझ से बाहर है। कोई ऐसी भयावह सच्चाई जिसे देखने के बाद उसका डर ही उसकी जान ले बैठा। अगर यह सिलसिला सच में शुरू हो गया है, तो इस बार शायद सिर्फ एक दो लोग नहीं, बल्कि पूरा गांव किसी बड़े और अनजाने खतरे की चपेट में आ सकता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ घरों से अब भी रोने की हल्की आवाजें आ रही थी, जबकि कई लोग भगवान का नाम लेते हुए पूरी रात जागते रहे थे। समय बीतने के साथ हवा की ठंडक कम होने लगी और आसमान हल्का नीला दिखाई देने लगा। सुबह की पहली किरण जब गांव के कच्चे घरों पर पड़ी, तो लगा जैसे रात का डर धीरे धीरे पीछे हट रहा हो। लेकिन लोगों के चेहरों पर रात का खौफ अभी भी साफ नजर आ रहा था। डर और रहस्य की परछाइयों में घिरे उस गांव में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शहर से आशीष अपनी नानी के घर घूमने आया था। शहर की भागदौड़ और शोर से दूर गांव की शांत हवा और मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसके मन को सुकून से भर दिया। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत और कच्चे घरों की कतारें देखकर उसके चेहरे पर सहज मुस्कान खिल उठी। जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी नानी दरवाजे पर खड़ी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अरे, आ गया मेरा शहरी बाबू। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा? सफर आराम से कट गया ना? कहीं ज्यादा थकान तो नहीं लग गई? नानी, रास्ता बिल्कुल ठीक था, बस थोड़ा लंबा जरूर लग रहा था, लेकिन यहाँ आकर सारी थकान उतर गई। गांव की हवा में ही कुछ अलग सुकून है। सच बताऊं तो यहाँ आते ही मन हल्का हो गया। इतना दुबला क्यों हो गया है? शहर में ठीक से खाना नहीं मिलता क्या? या फिर पढ़ाई के चक्कर में खुद का ख्याल रखना भूल गया?
अरे नानी, ऐसा कुछ नहीं है, वहां बस टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ तो मैं आपके हाथ का खाना जमकर खाने वाला हूँ। ठीक है, आज तेरे लिए तेरी पसंद की खीर और पूरी बनाई है। पहले हाथ मुंह धो ले, फिर आराम से खाना खाएंगे। आशीष आंगन के पीछे बने खुले बाथरूम की तरफ चला गया। वहां चारों तरफ मिट्टी की दीवारें बनी थीं और ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा था। पास में रखे बाल्टी से उसने पानी निकालकर हाथ पैर धो लिया और गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान और पेड़ों की हिलती टहनियां देखकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन बोला, शहर में ऐसा सुकून कहाँ मिलता है। यहाँ तो हर चीज कितनी शांत लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गया। हाथ पैर धोकर वह वापस आंगन में आया। नानी पहले ही चौकी पर खाना परोसकर बैठी थी। नानी प्यार भरी आवाज में बोली, आ जा बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा, रास्ते से आया है, भूख भी लगी होगी। आशीष चौकी पर बैठते हुए बोला, नानी, सच बताऊं तो आपके हाथ के खाने की खुशबू आते ही मेरी भूख और भी तेज हो गई है। शहर में इतना स्वादिष्ट और सुकून देने वाला खाना कहाँ मिल पाता है। शहर में रहकर तू शायद घर के खाने का असली स्वाद भूल गया होगा बेटा। आज आराम से बैठकर जी भरकर खा ले, मैंने तेरी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं। आशीष ने बड़े प्यार और सुकून के साथ खाना खत्म किया और फिर अपनी नानी के साथ चारपाई में बैठ गया। नानी, गांव में अभी भी बच्चे शाम को बाहर खेलते हैं ना? शहर में तो ज्यादातर बच्चे घर के अंदर ही मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं। ये गांव है बेटा, यहाँ बच्चे अभी भी मिट्टी में खेलते हैं, पेड़ों पर चढ़ते रहे और शाम होते ही पूरा गांव बच्चों की आवाजों से गूंजने लगता है। तो फिर मैं भी आज बच्चों के साथ खेलने जाऊंगा। इतने दिनों बाद खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। शहर में तो हमेशा पढ़ाई और मोबाइल में ही समय निकल जाता है। यहाँ दोस्तों के साथ मैदान में खेलना सच में बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, लेकिन बहुत दूर मत निकल जाना। गांव में कुछ जगह ऐसी है जहाँ शाम के बाद जाना ठीक नहीं माना जाता, और ध्यान रखना कि सूरज ढलने से पहले घर वापस आ जाना। अरे नानी, आप चिंता मत करो, मैं बस आसपास ही बच्चों के साथ खेलूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा और समय होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। नानी ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखा बनी रही। धीरे धीरे धूप कम होने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। गांव के बच्चे बाहर खेलने लगे। आशीष भी घर से बाहर आया। तभी उसने कुछ बच्चों को धीमी आवाज में आपस में कुछ रहस्यमयी बातें करते सुना। वह उनके पास जाकर बोला, क्या बात है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अभी तक तो सब खेल रहे थे, अचानक तुम सब इतने चुप और परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम शहर से आए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, हमारे गांव से एक लड़का अचानक गायब हो गया है। कल रात से किसी को नहीं मिला और लोग कह रहे हैं कि वो उस रास्ते की तरफ गया था। गायब मतलब क्या? वो घर वापस नहीं आया? उसके घर वालों ने पुलिस को बताया या नहीं? आखिर किसी को तो उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बताया तो था, लेकिन यहाँ पुलिस भी उस रास्ते पर जाने से कतराती है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा है जिससे सब डरते हैं। ऐसा कौन सा रास्ता है जहाँ जाने से पुलिस भी डरती है? आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो पूरे गांव को इतना खामोश कर देता है? वहाँ लेदुआ महुआ का पेड़ है। लोग कहते हैं उसके आसपास चुड़ैल का साया रहता है, इसलिए शाम के बाद कोई उस रास्ते की तरफ नहीं जाता। तुम लोग भी ना ऐसी कहानियां सुनकर डर जाते हो। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें होती है। जो ऐसा कहते हैं वही अक्सर सबसे पहले उस रास्ते की तरफ जाने की गलती करते हैं और फिर बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो जाते हैं। उस लड़के की बात सुनकर आशीष कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक अजीब सी जिज्ञासा दिखाई देने लगी, जैसे वो उस रहस्य को समझना चाहता हो। आशीष बिना कुछ बोले वहां से चला आया। सूरज ढल रहा था
और उसकी लाल रोशनी पूरे गांव पर अजीब सन्नाटा फैला रही थी। लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। आशीष तालाब के किनारे बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। तभी उसका दोस्त सोनू धीरे धीरे उसके पास आया और झिझकते हुए बोला, आशीष, तुम सच में भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हो? गांव के लोग तो उस नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? मैं वही मानता हूँ जिसे अपनी आंखों से देख सको। सुनी सुनाई डर की कहानियों से मैं नहीं डरता। अक्सर लोग बिना सच जाने ही किसी बात को मान लेते हैं। तो फिर तुम उस रास्ते पर जाकर क्यों नहीं देखते, जहां से गुजरने से हर कोई डरता है? शायद तुम्हें खुद पता चल जाए कि लोग क्यों इतना डरते हैं। तुम लेदुआ महुआ के पेड़ की बात कर रहे हो, वही रास्ता जहां जाने से सब लोग मना करते हैं। हाँ, वही पेड़ जहां स्वीटी दीदी गायब हुई थी। उस घटना के बाद तो पूरे गांव में कोई उस रास्ते की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। लोग शाम होते ही उस दिशा से दूर रहने लगते हैं। आशीष कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर सब लोग बिना सच जाने ही डर रहे हैं तो किसी ना किसी को उस डर के पीछे छिपा सच समझना ही पड़ेगा, नहीं तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। तुम वहां जाने का सोच भी मत लेना। मेरी माँ कहती है उस पेड़ के पास जाने वाले लोग वापस आ तो जाते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रहते। तुम लोग डर के कारण कहानियों को सच मान लेते हो। मैं जाकर खुद देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है। अगर तुम सच में दोस्त हो तो मेरी बात मान लो और उस रास्ते पर मत जाना। मेरा दिल से घबरा रहा है। मैं बस दूर से ही उस जगह को देखूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। किसी बेवजह खतरे में नहीं पड़ूंगा, इसलिए तुम बेकार की चिंता मत करो। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। आशीष चुपचाप लालता रोड की ओर बढ़ने लगा। गांव की आवाजें पीछे छूटती जा रही थी और रास्ता असामान्य रूप से शांत होता जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे सामने वही विशाल लेदुआ महुआ का पेड़ दिखाई दिया, जो अंधेरे में और भी भयावह लग रहा था। आशीष खुद से बोला, इतना विशाल और टेढ़ा मेढ़ा पेड़ देखकर शायद लोग डर जाते होंगे, लेकिन मुझे अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे सच में डरने की जरूरत महसूस हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका उसके शरीर से टकराया। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन आसपास का माहौल पूरी तरह शांत था। अचानक पेड़ की सूखी टहनियां बिना हवा के हल्के हल्के हिलने लगी। आशीष ने घबराहट छिपाते हुए खुद से कहा, यह सब शायद मेरे दिमाग का वहम है। डर की कहानियां सुनने के बाद इंसान खुद ही हर चीज में रहस्य देखने लगता है। यहाँ असल में कुछ भी खतरनाक नहीं है। मुझे बेवजह डरने की जरूरत नहीं है और मुझे शांत रहकर बस इस जगह को ध्यान से देखना चाहिए। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पीछे खड़े होकर धीरे से उसका नाम पुकारा हो। आशीष। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ी घबराई आवाज में बोला, कौन है वहां? अगर कोई छिपकर मजाक करने की कोशिश कर रहा है तो अब बस भी करो और सामने आ जाओ। इस तरह अंधेरे में छिपकर डराने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर पेड़ की ऊपरी टहनियों से हल्की सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई वहां बैठकर धीरे धीरे हिल रहा हो। आशीष ने डरते हुए ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा टहनियों के बीच सब कुछ छिपा रहा था। अचानक पेड़ की एक सूखी टहनी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। आशीष का गला सूख गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, वापस चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जितनी जल्दी लौट जाओगे उतना अच्छा होगा, वरना जो यहाँ ठहर जाता है वो कभी सही सलामत वापस नहीं जा पाता। आवाज इतनी पास से आई थी कि आशीष को लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वे घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। आशीष ने कांपती आवाज में कहा, अगर कोई है
तो सामने आओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ से डर कर भागने नहीं आया, मैं सच जानने आया हूँ। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की हो। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और डर के मारे तेज भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद आशीष हिम्मत करके जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ फिर से शांत खड़ा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो किसी तरह जान बचाकर गांव लौट आया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। पेड़ की टहनियों में छिपी वो आत्मा उसे जाते हुए देख रही थी, मानो उसकी परीक्षा ले रही हो, क्योंकि आशीष पहला लड़का था जो उस रहस्य का सच जानने की हिम्मत किया था। हाफता हुआ आशीष जैसे ही गांव पहुंचा, रास्ते में उसे सोनू मिल गया। सोनू ने घबरा कर पूछा, तुम सच में वहां गए थे ना? सच सच बताओ आशीष, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का डर साफ बता रहा है। मैं सिर्फ पेड़ के पास तक गया था, लेकिन वहां कुछ अजीब था। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे वहां से जाने के लिए कह रहा था। मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि वहां मत जाना। वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी वहां गया है वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। शायद मेरा वहम था, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहता हूँ कि गांव वाले उस पेड़ से इतना क्यों डरते हैं, और मैं इस सच को जानकर ही रहूंगा। तू पागल हो गया है क्या आशीष? कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। आशीष चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा घर कर चुकी थी। लेदुआ महुआ के पास हुए अजीब अनुभव के बाद भी आशीष के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई थी। वह पूरी रात उस घटना के बारे में सोचता रहा। उसे बार बार वही आवाज याद आ रही थी जो उसे वहां से लौट जाने के लिए कह रही थी। अगले दिन सुबह आशीष गांव की गली में टहल रहा था, तभी उसकी मुलाकात रवि से हुई। रवि गांव का ही रहने वाला था और उम्र में आशीष से 2 साल बड़ा था। रवि बाकी लड़कों से अलग स्वभाव का था। वह कम बोलता था, लेकिन गांव की हर पुरानी कहानी और रहस्य के बारे में उसे काफी जानकारी थी। रवि ने आशीष को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम वही हो ना जो कल शाम लेदुआ महुआ के पास गए थे? रवि की बात सुनकर आशीष चौंक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। फिर तुम्हें किसने बता दिया कि मैं कल वहां गया था? इस गांव में कोई भी उस रास्ते की तरफ जाता है तो खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग भले खुलकर बात ना करें, लेकिन सबको सब पता होता है। तुम उस पेड़ के बारे में आखिर कितना जानते हो? और सच सच बताओ, क्या वहां वाकई कुछ ऐसा है जिसे गांव वाले आज तक छुपाते आ रहे हैं? मैं बचपन से उस पेड़ की कहानियां सुनता आया हूं, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि उन कहानियों के पीछे कोई छुपा हुआ सच जरूर है। मैं कई बार वहां जाने की सोच चुका हूं, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। अगर हम दोनों साथ जाएं, तो शायद डर थोड़ा कम लगे, और हो सकता है हम मिलकर उस पेड़ के पीछे छिपे सच को समझ भी सके। क्या तुम सच में उस जगह का सच जानना चाहते हो? क्योंकि अगर हम वहां गए तो वापस आने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। कल जब मैं वहां गया था तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे वहां से जाने के लिए कह रहा हो, लेकिन मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि वो जगह मुझे कुछ बताना चाहती है। अगर सच में ऐसा है तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम उस छिपे हुए डर और रहस्य का सामना करें, क्योंकि बार बार उससे भागने से सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और रहस्य को जानने की आशीष की जिज्ञासा अब और गहरी होती जा रही थी, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं था। रवि भी उसके साथ था। दोनों के चेहरों पर डर और उत्सुकता का अजीब सा मिला जुला भाव था। तभी रवि ने धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा,
हम सीधे पेड़ के पास नहीं जाएंगे, पहले दूर से माहौल देखेंगे और अगर कुछ अजीब लगेगा तो तुरंत वापस लौट आएंगे। ठीक है रवि, लेकिन अगर वहां सच में कुछ ऐसा है जो लोग कहते हैं तो हम डर कर पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरी हिम्मत के साथ उस सच को जानने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखना, अगर वहां कोई आवाज हमें वापस जाने को कहे तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। मेरे दादा कहा करते थे कि वो आवाज हमेशा बुरी नहीं होती। मतलब ये कि हर आवाज हमें डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती। कभी कभी वो हमें किसी बड़े खतरे से सावधान करने की कोशिश भी कर रही होती है। हो सकता है वो हमें ये संकेत दे रही हो कि आगे कुछ ऐसा है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए हर बार उस आवाज को नजरअंदाज करना सही नहीं होता। रात पूरी तरह फैल चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। दोनों धीरे धीरे लेदुआ महुआ की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आसपास का माहौल भारी होता जा रहा था। आशीष ने धीरे आवाज में कहा, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि यहाँ की हवा कुछ अलग और भारी सी लग रही है, जैसे इस जगह के आसपास कोई अजीब सन्नाटा जमा हुआ हो? हाँ, यहाँ आते ही हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो, जैसे हम अकेले नहीं हैं। कुछ ही देर बाद दोनों पेड़ से थोड़ी दूरी पर पहुंच गए। लेदुआ महुआ अंधेरे में पहले से भी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। उसकी सूखी टहनियां हवा के बिना ही हिल रही थी। अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगी। रवि घबरा कर बोला, आशीष, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। दिल घबरा रहा है। शायद हमें अब वापस जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। आशीष पेड़ को ध्यान से देखते हुए धीमी आवाज में बोला, रुको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा है, जैसे ये पेड़ हमें अपने पास आने का इशारा कर रहा हो। तभी दोनों को पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे जमीन अंदर से हिल रही हो। रवि डरते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? जमीन अपने आप क्यों हिल रही है, जैसे नीचे कुछ हलचल कर रहा हो। ये जगह बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा। अचानक पेड़ की ऊपरी टहनी से धीमी हंसी की आवाज गूंजने लगी। दोनों ने डरते हुए ऊपर देखा। टहनियों के बीच अंधेरे में किसी आकृति की परछाई हिलती दिखाई दे रही थी। आशीष कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? सामने आओ, छिपकर डराने की कोशिश मत करो। तभी हवा में एक धीमी और ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। आशीष, तुम फिर से वापस क्यों आए हो? मैंने तुम्हें उस बार भी समझाया था, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, आशीष, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ये वही आवाज है जिसके बारे में मेरे दादा बताते थे और हमें उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन आशीष वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर पेड़ के नीचे मिट्टी पर टिक गई थी, जहां से किसी के हाथ जैसा कुछ बाहर निकलता दिखाई दे रहा था। रवि घबरा कर बोला, तुम क्या देख रहे हो आशीष? तुम अचानक जमीन को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस पेड़ के नीचे किसी को दफनाया गया है और वही हमें यहाँ बुला रहा है। वो दोनों वहां से चुपचाप चले आए, लेकिन पीछे छूटती हर परछाई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें जाते हुए देख रहा हो। लेदुआ महुआ के पास हुई घटना के बाद आशीष और रवि दोनों अंदर से डर चुके थे, लेकिन उनके मन में उस रहस्य को जानने की जिद भी बढ़ चुकी थी। उस रात दोनों अपने अपने घरों में थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। रवि अपने आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर आशीष का कॉल आया। आशीष, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे लग रहा था तुम जरूर मुझे फोन करोगे। रवि, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जब से हम उस पेड़ से लौटे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है
जैसे कोई मेरे घर के आसपास घूम रहा है। क्या तुम्हें भी वही ठंडी हवा महसूस हो रही है? बिल्कुल वैसी ही जैसी हमें उस पेड़ के पास महसूस हुई थी, जैसे कोई अदृश्य साया हमारे आसपास घूम रहा हो। हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी थी, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आशीष, मुझे लगता है वो चीज अब हमारे पीछे आ चुकी है, लेकिन अगर वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती तो शायद वहां ही कर देती। तो फिर वो आखिर हमें क्या बताना चाहती है? और गांव में इतने लोगों के होते हुए भी वो हमें ही क्यों दिखाई दे रही है? क्या हमारे साथ उसका कोई खास संबंध है? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है हमें किसी ऐसे आदमी से बात करनी चाहिए जिसे गांव के पुराने रहस्य पता हो। मेरे दादा के दोस्त हरि नारायण बाबा अभी भी जिंदा है। लोग कहते हैं उन्हें उस पेड़ के बारे में बहुत कुछ पता है। तो हम कल सुबह ही उनके पास चलेंगे, क्योंकि अब मैं इस डर के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। अगले दिन सुबह आशीष और रवि दोनों गांव के किनारे बने एक पुराने कच्चे घर के पास पहुंचे। घर के बाहर तुलसी का पौधा था और दरवाजे पर पुराने घंटियों की माला टंगी हुई थी। रवि ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और बोला, बाबा, हम आपसे मिलने आए हैं। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर से भारी आवाज और रहस्यमयी आवाज आई, मुझे पता है तुम दोनों क्यों आए हो। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए और धीरे से अंदर चले गए। हरिनारायण बाबा जमीन पर बैठे थे और सामने धूप जल रही थी। बाबा ने भारी आवाज में कहा, तुम दोनों लेदवा महुआ के पास गए थे और अब उस पेड़ की भटकी हुई आत्मा तुम्हारे कदमों के निशान पकड़ते हुए यहां तक आ चुकी है। बाबा, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। कृपया हमें सच बताइए, क्या सच में उस पेड़ के नीचे कोई आत्मा रहती है? वो सिर्फ कोई भटकती आत्मा नहीं है, वो एक अधूरी औरत की पीड़ा है जिसे धोखे से मारकर उसकी कहानी हमेशा के लिए दबा दी गई थी। उसकी चीखें अब भी उस पेड़ में कैद है। बाबा, वो औरत कौन थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी आत्मा आज तक भटक रही है? बहुत साल पहले उस गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। गांव के लोग उसे देवी की तरह मानते थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी बढ़ती इज्जत पसंद नहीं थी। फिर उसके साथ क्या हुआ? क्या किसी ने ईर्ष्या में आकर उसकी हत्या कर दी? गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वो काला जादू करती है। उन्होंने लोगों को भड़का दिया और एक रात उसे उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया। दोनों के चेहरे डर से सख्त हो गए। लेकिन बाबा, अगर उसे निर्दोष होते हुए मरी थी तो वो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? आखिर वो हमसे चाहती क्या है? वो हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ उन लोगों को ढूंढती है जो उसके सच को दुनिया के सामने ला सके। क्या वो हमें इसलिए बुला रही है क्योंकि वो चाहती है कि हम उसका सच जानें? लेकिन याद रखना, उस सच तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक होगा, और अगर तुम लोग डर गए तो वो आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। शाम ढलने लगी थी। आशीष और रवि अब अपने घर की ओर चल दिए। उस रात आशीष और रवि दोनों एक ही कमरे में बैठे थे। उन्होंने तय किया था कि अगर कुछ भी अजीब होगा तो वे अकेले नहीं रहेंगे। बाहर तेज हवा चल रही थी। मुझे लग रहा है आज कुछ होने वाला है, क्योंकि जब भी हम उस पेड़ के बारे में बात करते हैं कोई ना कोई संकेत जरूर मिलता है। क्या वो हमें इसलिए बुला रही है क्योंकि वो चाहती है कि हम उसका सच जानें? अगर वो आत्मा सच में हमसे बात करना चाहती है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा अंदर आने लगी। तभी कमरे के कोने में धुएं जैसी आकृति बनने लगी। दोनों की सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे वह धुआं
एक औरत की आकृति में बदलने लगी। क्या तुम सावित्री हो? हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। बस तुम इतना बता दो, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं सावित्री हूँ और मेरा सच जमीन के नीचे दबा है। उसे बाहर निकालो और उसे सही तरीके से गंगा में विसर्जन करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अगर हमने ऐसा किया तो क्या तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगी? अगर तुम सच का साथ दोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन अगर तुम पीछे हट गए तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वो आकृति धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। दोनों चुप तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर से ज्यादा अब दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। सावित्री की बात सुनकर आशीष और रवि फावड़ा और लालटेन लेकर चुपचाप घर से निकले और लेदुआ महुआ की ओर बढ़ने लगे। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज और दूर उल्लू की गूंज माहौल को और भयावह बना रही थी। कुछ ही देर में वे पेड़ के सामने खड़े थे, जो आज पहले से ज्यादा विशाल और डरावना लग रहा था। आशीष, आज तो यह जगह उस दिन से ज्यादा डरावनी लग रही है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ खड़े होते ही शरीर में अजीब ठंड फैल रही है। आशीष ने जमीन की ओर देखते हुए गहरी सांस लेकर कहा, यही वह जगह है जहां सालों से कोई भयानक सच छिपाकर दबाया गया है, और शायद यही वह जगह है जहां उस अधूरी कहानी का अंत भी होगा। दोनों ने धीरे धीरे खुदाई शुरू की। फावड़ा मिट्टी में घुसते ही अजीब सी धातु जैसी आवाज आने लगी। ठक ठक। मिट्टी के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस हो रही है, लेकिन यह किसी साधारण पत्थर जैसी नहीं लग रही, जैसे यहाँ कुछ और दबा हुआ हो। ये को साधारण जगह नहीं है रवि भाई। इस जगह पर सावित्री देवी की आत्मा है। सख्त तो रहेगी ना? तभी अचानक हवा तेज होने लगी। पेड़ की सूखी टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही हो। और चारों तरफ फैला सन्नाटा अचानक डरावनी सरसराहट में बदल। आशीष, यह हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? अभी कुछ देर पहले तक तो चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। आशीष जवाब देने ही वाला था कि अचानक पेड़ की ऊपरी टहनियों से किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आशीष, क्या ये वही आत्मा है जो हमें यहाँ तक खींच लाई है? क्या वो यहीं आसपास मौजूद है? नहीं, ये आवाज पहले से अलग लग रही है। इसमें दर्द के साथ गुस्सा भी है। ये सावित्री देवी की आत्मा नहीं है। जैसे ही आशीष ने फिर से फावड़ा मिट्टी में मारा, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। दोनों संतुलन खोकर पीछे गिर पड़े। यह जमीन अचानक हिल क्यों रही है? क्या सच में भूकंप आ रहा है या यहाँ कुछ और होने वाला है? नहीं, ध्यान से देखो, ये पूरी जमीन नहीं हिल रही। सिर्फ वही जगह कांप रही है जहां हम खुदाई कर रहे थे, जैसे नीचे कुछ जाग रहा हो। अचानक खुदाई वाली जगह से काला धुआं निकलने लगा। धुआं लगातार उस जगह से उठता रहा और एक दर्द भरी चीख गूंज उठी, जैसे बरसों से दबा कोई दर्द बाहर निकलना चाहता हो। धुआं धीरे धीरे छटा तो मिट्टी के नीचे से हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगा। दोनों ने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई और समझ गए कि ये सावित्री देवी की अस्थियां हैं, जो सालों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। आशीष, आखिरकार हमने यह काम पूरा कर ही लिया। सालों से दबा यह सच आज सामने आ गया। हाँ रवि, अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से इन अस्थियों को संभाल कर उठाओ और यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि कुछ और अनहोनी हो जाए। वे जल्दी जल्दी उन अस्थियों को एक पोटली में बांधकर वहां से भाग निकले। डर और घबराहट में गिरते पड़ते किसी तरह गांव पहुंचे। सुबह होते ही गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे।
रावी और आशीष ने कांपती आवाज में रात की पूरी घटना सबको बताई और जब उन्होंने पोटली खोलकर अस्थियां दिखाई तो वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिखाई देने लगा, जैसे कोई पुराना और दबा हुआ रहस्य अचानक सामने आ गया हो। बेटा, तुम दोनों ने जो हिम्मत दिखाकर उस सावित्री देवी की अस्थियां ले आए, वह हम में से कोई नहीं कर सकता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नाना जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात। हम लोगों ने ये कर सके, यही बहुत बड़ी बात है। अब बस इन्हें गंगा में विसर्जन करना है। उसके बाद हमारा गांव उस अनजाने डर से हमेशा मुक्त हो जाएगा। बेटा, तुम आज ही अपनी नानी के साथ जाओ और ये शुभ काम अपने ही हाथ से कर दो। मैं अभी बैलगाड़ी बुलवा देता हूँ। फिर गांव वालों ने जल्दी जल्दी बैलगाड़ी तैयार करवाई, लेकिन पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे हर किसी के मन में कोई अनकहा डर छिपा हो। जब आशीष और उसकी नानी बैलगाड़ी पर बैठे तो दूर खड़ा लेदुआ महुआ का पेड़ हवा ना होने के बावजूद धीरे धीरे झूलता हुआ दिखाई दे रहा था, मानो वह इस यात्रा को खामोशी से देख रहा हो। और जैसे ही बैलगाड़ी गांव की सीमा पार करने लगी, आशीष को अचानक महसूस हुआ कि कोई अनजानी निगाह अब भी उनका पीछा कर रही है। जब आशीष और उसकी नानी गंगा किनारे पहुंचे तो सुबह की हल्की धूप नदी की लहरों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। आशीष ने श्रद्धा से अस्थियों को दोनों हाथों में उठाया, आंखें बंद करके मौन प्रार्थना की और फिर धीरे धीरे उन्हें गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही अस्थियां जल में विलीन हुई, ठंडी हवा का एक शांत झोंका बहा और आशीष को महसूस हुआ जैसे किसी भटकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो।